हाँ, क्या कर रहे हैं? खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ ली है। आज खाद्य जाल। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, अंतर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही खाद्य जाल कहलाता है। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व नहीं है। अगर स्थायित्व है तो एग्जिस्टेंस है तो खाद्य जाल का है। तो फिर क्वेश्चन आया कि खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व क्यों नहीं है? अरे खाद्य श्रृंखला में हर एक सजीव के पास खाने का एक ही विकल्प है कि रैबिट घास खा ले, भेड़िया रैबिट खा ले, लाइन भेड़िया खा ले। एक ही तो विकल्प है। अगर बीच में से कोई एक चला गया तो आगे वाले सारे मर जाएंगे। तो जहां पर कोई विकल्प नहीं, विकल्प कम है, वहां पर स्थायित्व कम है। लेकिन जाल में सबके पास खाने के विकल्प ज्यादा है। अगर बीच में से कोई एक मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, किसी और को खा के काम चला लेंगे। अगर ऐसा है तो स्थायित्व, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस खाद्य जाल का होता है, खाद्य श्रृंखला का नहीं होता। आज खाद्य जाल है तो आज ऐसी सुविधा आ चुकी है कि सजीव अपने स्वाद और अपनी पसंद से खा सकता है। फैसिलिटी ऑफ टेस्ट एंड चॉइस यहाँ पर अब ये आ चुका है कि वो अपने स्वाद और पसंद से खा सकता है। स्वाद और पसंद का ध्यान वहीं होता है जहां ऑप्शन ज्यादा होते हैं। जहां ऑप्शन ही एक हो वहां काहे का स्वाद, काहे की पसंद। अगर ऐसा है तो बच्चों समझ जाइए ये सुविधाएं यहाँ जाल में मिलती है, श्रृंखला में नहीं मिलती। चलो एक जाल बना के देख ही लेते हैं आज। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक खाद्य जाल है और खाद्य जाल अगर बनेगा तो आज आपका उत्पादक केवल घास नहीं है, आज आपका उत्पादक वृक्ष भी है, आज आपका उत्पादक शाक भी है, आज आपका उत्पादक सूप भी है। सब आपके उत्पादक बन रहे हैं और इनके ऊपर खाद्य श्रृंखलाएं चल रही है। जैसे पहली खाद्य श्रृंखला ABC वाली चली, दूसरी खाद्य श्रृंखला PQR वाली चली, तीसरी खाद्य श्रृंखला XYZ वाली चली, नेक्स्ट खाद्य श्रृंखला 1 2 3 वाली चली। और सब आपस में अंतर संबंधित है। Q तो A खा ले, B भी खा ले, लेखा सब खा पा रहे हैं एक दूसरे को। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो सब एक दूसरे से संबंधित है बेटा। समझ जाइए एक जाल का निर्माण हो रहा है, एक जाल बन रहा है। सही है। यहाँ जो चीजें पढ़ने के लिए हम खाद्य श्रृंखला में यूज करते हैं वही सब यहाँ भी हो रहा है। वैसे ही पोषक स्तर यहाँ भी आएगा। T1 T वैसे ही 10% नियम भी आएगा, पोषक स्तर भी आया, 10% लो भी आएगा। लेकिन आज आपका उत्पादक केवल घास नहीं है, आज आपका उत्पादक वृक्ष भी है, क्षुभ भी है, शाक भी है। इन सब के टोटल का 10% T2 के पास। और आज आपका T2 केवल खरगोश नहीं है, आज आपका T2 A भी है, P भी है, X भी है, 1 भी है। अरे जो 10% आया इन सब में बांट देना। बांट दोगे बेटा? इन सब के टोटल का 10% किसके पास? T3 के पास।
तो यहाँ पर बेटा ये BQY2 में इन सबको बांट देना है। तो इस तरह से 10% नियम भी लग रहा है, यहाँ पर पोषक स्तर भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब हम खाद्य श्रृंखला पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, लेकिन आज तो जाल है जाल। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय या बहुदिशीय? अरे एक दिशीय। बहुदिशीय का मतलब होता है इधर 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 इधर। क्या ऐसे ऊर्जा जा रही है? अरे ढंग से बोलो, ढंग से। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय, लेकिन भिन्न भिन्न पथ बदल जाएंगे, लेकिन प्रवाह एक दिशे ही होगा। तो यहां पर आपको ये कहना पड़ेगा कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय, परंतु भिन्न भिन्न पथ से होता है, भिन्न भिन्न पथ से होता है, पथ से होता है। जैसे आप देखो, ऊर्जा यहां से चली, देखो चली चली चली, इधर मुड़ गई, ये देखो आप। ऊर्जा यहां चली इधर मुड़ गई, ये देखो आप। इसका मतलब पथ बदल जाएगा, लेकिन प्रवाह तो एक दिशा ही हो रहा है। अब ध्यान देना, एक बार में बात समझ में आनी चाहिए। अगर यहां पर PQR खाद्य श्रृंखला होती, खाद्य, और बीच में से Q मर जाता तो R को मरना पड़ता। लेकिन आज जाल है जाल, आज कह दो Q से मर जा, आज R नहीं मरेगा। आज R के पास बहुत ऑप्शन है। अरे आज R A खा लेगा, आज R B खा लेगा, आज R X खा लेगा, आज R 2 खा लेगा, आज R नहीं मरेगा। आज R के पास बहुत ऑप्शन है बेटा। अरे वो दूसरों को खा के काम चला सकता है। क्या कहा? R ने किसी दूसरे को खा के काम चलाया? अरे जो परिवर्तन हुआ उसका प्रतिरोध किया। इस इकोसिस्टम ने तो होम्योस्टेसिस किया, समस्थितिकता, होम्योस्टेसिस किया है। होम्योस्टेसिस शब्द हर उस जगह पे यूज होता है जहां पर परिवर्तन का प्रतिरोध किया जाता है, चाहे वो हमारा शरीर क्यों ना हो, चाहे वो पूरी प्रकृति क्यों ना हो, चाहे वो एक पारितंत्र क्यों ना हो। बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आना, होम्योस्टेसिस। बहुत ठंड हो रही है, शिवरिंग करना, होम्योस्टेसिस। बेटा जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, भूकंप आना, बाढ़ आना, कोरोना आना, ये प्रकृति का होम्योस्टेसिस है। तो हमारे पारितंत्र में भी जब कोई एक चला गया तो उसका परिवर्तन हुआ, तो उसका प्रतिरोध किया गया है। अगर ऐसा है तो अब आप समझ जाइए, जिस पारितंत्र के पास जातियों की संख्या ज्यादा, वहां जैव विविधता, सबके पास खाने के विकल्प, तो खाद्य अंतर संबंध, तो खाद्य जाल का जटिलता भी, तो होम्योस्टेसिस पावर भी, तो स्थायित्व भी। ये ज्यादा वाला लिंक बन पा रहा है क्या? एक बार फिर हो जाए ज्यादा। जहां पर जातियों की संख्या, जैव विविधता, खाने के विकल्प, खाद्य अंतर संबंध, खाद्य जाल की जटिलता, होम्योस्टेसिस पावर, तो स्थायित्व भी। तो सीधी बात है, जातियों की संख्या ज्यादा, विविधता ज्यादा, तो स्थायित्व ज्यादा। सही है। बीच में सब अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो किसी भी पारितंत्र में अगर जातियों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब कि जैव विविधता ज्यादा होती है, जातियों की संख्या अधिक, इसका मतलब जैव विविधता भी अधिक। जैव विविधता भी क्या होगी? अधिक। यहाँ के खाद्य जाल सरल होंगे कि जटिल? खाद्य जाल की जटिलता, खाद्य जाल की जटिलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्थायित्व ऑफ एन पारितंत्र। यहाँ पर स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि उष्ण कटिबंध वर्षावन सबसे अधिक स्थायी माने जाते हैं बेटा। उष्ण कटिबंध वर्षावन सबसे ज्यादा स्थायी पारितंत्र माने जाते हैं। यही बात तो डेविड टिलमैन भी कह के गए हैं। नाम सुना है आपने? डेविड टिलमैन, ये आपको बायोडाइवर्सिटी में मिलते हैं।
लेकिन नाम यहाँ आ रहा है तो एक बार चर्चा तो हो ही जाए। डेविड टिलमैन ने भी यही कहा है कि जिस पारितंत्र में जैव विविधता ज्यादा, जातियों की संख्या ज्यादा, वहां पर उत्पादकता भी ज्यादा। और ऐसा पारितंत्र दो बातें प्रदर्शित करता है बेटा। वहां पर साल दर साल जीव भार में कम परिवर्तन, जीव भार में कम परिवर्तन। अरे वहां विदेशज जातियों का प्रभाव कम, वहां पर विदेशज जातियों का प्रभाव कम। क्या मतलब है ये समझते हैं, पहले आराम से समझो फिर नोट करेंगे हम। इधर ऐसा पारितंत्र जिसके पास जैव विविधता ज्यादा है, जातियों की संख्या ज्यादा है, उसके पास उत्पादकता भी ज्यादा है, वहां जैव भार में आने वाले साल दर साल परिवर्तन कम होते हैं, वहां विदेशज जातियों का प्रभाव भी कम होता है। क्या मीनिंग है समझे। मान लीजिए हमारे पास दो पारितंत्र है, एक पारितंत्र 1, एक पारितंत्र 2। 1 में हमने देखा कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है और यहां का कुल जैव भार 1,00,000 किलोग्राम है। पारितंत्र 2 में हमने देखा कि जैव विविधता कम है और यहां का कुल जैव भार 10,000 किलोग्राम है, या कह दीजिए 5,000 किलोग्राम है, कम जैव विविधता है। यहां 1,00,000, यहां 5,000। मैंने दोनों जगह विदेशज जाति को छोड़ा। विदेशज जाति का मतलब होता है दूसरे पारितंत्र से आई हुई, और विदेशज जाति परभक्षी है बेटा, यहां भी खाती है, यहां भी खाती है। यहां एक साल में 1,00,000 में से 10,000 किलोग्राम खा गई, यहां एक साल में 5,000 में से 3,000 किलोग्राम खा गई। पारितंत्र 1 में 1,00,000 में से 10,000, पारितंत्र 2 में 5,000 में से। तो बताओ पारितंत्र 1, पारितंत्र 2 ज्यादा नुकसान किसको हुआ? 2 को। जिसके पास ऑलरेडी कम है वहां थोड़ा नुकसान भी भारी पड़ता है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वहां नुकसान हो भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। वहां पर किसी और कि अगर नुकसान हो रहा है तो उस केस में उसको वापस रिकवर करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको वापस रिकवर कर लिया जाता है। इसका मतलब जिसके पास जैव विविधता ज्यादा है वहां जैव भार में परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो गणना युक्त नहीं है, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तभी तो कहा साल दर साल जैव भार में परिवर्तन कम होते हैं। अरे अरे बात पहुंच पा रही है बेटा। वहां पर विदेशी जातियों का प्रभाव कम होता है, क्योंकि जाति आती तो है लेकिन प्रभाव उतना ज्यादा नहीं डाल पाती है। अगर ऐसा है तो डेविड टिलमैन ने कहा कि जिस पारितंत्र के पास में जातियों की संख्या ज्यादा, जैव विविधता ज्यादा, वहां की उत्पादकता भी। क्या वहां पर जैव भार में परिवर्तन होंगे? होंगे, लेकिन काउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि जल्दी रिकवर हो जाएंगे। वहां पर आने वाली विदेशी जातियों का प्रभाव कम होता है। अरे ऐसे पारितंत्र के पास दो क्वालिटी होती है, उनके पास रेजिस्टेंस पावर भी होता है, उनके पास रेजिलियंस पावर भी होता है। बच्चों क्या रेजिस्टेंस और रेजिलियंस में फर्क जानते हैं क्या आप? मैं समझाता हूं। बाहर से जो आई है ना, उससे कहो कि पहले उनसे कंपटीशन करके बता जो पहले से रह रही है, उनसे स्पर्धा करके बता। तेरे को टिकने दे तो टिकना, वो कौन सा पावर है? रेजिस्टेंस पावर। टिकने ही ना दे, अच्छा टिक गई क्या, पहुंचा ले नुकसान। हम फास्ट रिकवर करना जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेजिलियंस पावर। टिकने ही ना दे, रेजिस्टेंस। टिक के नुकसान पहुंचा ले तो फास्ट रिकवरी हो जाए तो क्या है? चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं समझ जाऊंगा कि रेजिस्टेंस और रेजिलियंस का मतलब आपको समझ में आ गया है। एक पारितंत्र ऐसा है जो जल्दी डैमेज हो जाता है, जल्दी डैमेज हो जाता है, लेकिन डैमेजिंग प्रभाव खत्म होने पर फास्ट रिकवर करता है। बताओ उसका रेजिस्टेंस कम है कि ज्यादा? बोलो। उसका रेजिलियंस, तभी तो फास्ट रिकवर कर रहा है। अब तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोई बच्चा मेरे से ये ना कहे कि सर ऐसा कौन सा पारितंत्र होगा जो जल्दी डैमेज होकर फास्ट रिकवर करेगा। हो या ना हो, कंडीशन दी है फॉलो करो। क्वेश्चन में लिख के दिया है तो फॉलो करना पड़ता है।
अगर ऐसा है कि पारितंत्र जल्दी डैमेज हो गया, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन वो फास्ट रिकवर कर रहा है, तो रेजिलियंस क्या है। तो क्या आपको डेविड टिलमैन की बात समझ में आ रही है कि जहां पर जातियों की संख्या ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है, वहां उत्पादकता भी, क्या वहां जीवभार में परिवर्तन आएंगे, आएंगे, लेकिन वो काउंटेबल नहीं, क्योंकि फास्ट रिकवर हो जाएंगे। क्या वहां पर विदेशी जातियों का प्रभाव होगा, नहीं, कम होगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी जो जातियां रह रही है उसे टिकने नहीं देगी। सही है। इसका मतलब क्या हमें हमारी पृथ्वी की कुल जातियों की संख्या बना के रखनी चाहिए। पृथ्वी का पारितंत्र जितना ज्यादा विविध होगा उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन आज ऐसा हो नहीं पा रहा। लगातार जातियां विलुप्त होती जा रही है। पिछले 500 सालों में हम 784 जातियों को खो चुके हैं बेटा। ये तो वो है जो ज्ञात है, ये तो वो है जो ज्ञात है। अज्ञात कितनी गई होगी कोई पता ही नहीं है। लेकिन आपके बीच में से कोई बालक या बालिका आज कह दे कि सर जाति हो तो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ गया। ऐसा डायरेक्ट फर्क पड़ता तो कुछ दिख नहीं रहा। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसे आज पॉल एहरलिच की बात को सुनना पड़ेगा। पॉल एहरलिच नाम सुना है क्या? इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था बेटा। रिवेट पॉपर परिकल्पना इनकी है, पॉल एहरलिच की। इन्होंने हमें रिवेट पॉपर परिकल्पना दी है बेटा। बहुत सीधे और सिंपल उदाहरण से समझा दिया कि आज क्या हो रहा है और ऐसा चलता रहा तो आने वाला समय कैसा होगा। इन्होंने कहा कि हमारा पारितंत्र एक हवाई जहाज के जैसा है। जिस प्रकार से वहां सारे यात्री हैं, वैसे हम भी हमारी पृथ्वी पर पारितंत्र पे है। एक दिन की बात है बेटा, एक हवाई जहाज यात्रियों से भरा हुआ उड़ान भरने को तैयार। एक यात्री देखता है कि उसकी सामने वाली सीट पर एक बहुत अच्छा एलईडी लगा हुआ है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी गजब की है, साउंड सिस्टम जबरदस्त है। तो मन में लालच आ गया कि यार ऐसी तो घर पे भी होनी चाहिए, ऐसी तो घर पे भी होनी चाहिए। तो उसने अपना स्क्रू ड्राइवर निकाला और उसके स्क्रू खोलना शुरू कर दिया। बच्चों, रिवेट का मतलब स्क्रू होता है, पेच, स्क्रू, नट, बोल्ट, जो भी कहते हो। पॉपिंग करना मतलब खोल के चुराना, तो रिवेट खोल के चुरा लेना। अगर ऐसा है तो उसने एलईडी खोला, बैग में रखा, पकड़ा गया कि नहीं, बात की बात है, लेकिन क्या उड़ान पे कोई फर्क पड़ा? प्लेन जहां पहुंचना था पहुंचा। अगली बार वही प्लेन दोबारा उड़ता है तो एक यात्री सोचता है कि यार सीट बहुत आरामदायक है, रिक्लाइन हो जाती है, ऐसी तो घर पे भी होनी चाहिए। अगर वो सीट खोल के ले जाए तो क्या उड़ान पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन लालच बढ़ रहा है। पहले सीट पे लगी एलईडी, अब पूरी सीट, लालच बढ़ रहा है। प्लेन में और भी चीजें हैं जिनको देखकर यात्रियों के मन में लालच आ सकता है। और भी वहां नॉन लिविंग थिंग्स है बेटा। पीछे वाले बच्चों का मन बता रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो आ गया लालच, ले जाओ। क्या उड़ान पे कोई फर्क पड़ा? लेकिन इसी लालच के चलते हुए अगर किसी ने किसी दिन विंग के स्क्रू खोल दिए, पंख के स्क्रू खोल दिए, भारी पड़ जाएगा। अरे आज एलईडी सीट या जो भी जा रहा है, सामान्य जातियां जा रही है। जिस दिन उसके पंख खुल के गिर गए, कीस्टोन, कुंज शिला जाति चली गई। तो जो हालत उस प्लेन की होगी वही हमारे पारितंत्र की होगी। आज हमें फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाला समय बहुत बुरा हो सकता है। तो बहुत कम शब्दों में
बहुत अच्छे उदाहरण से समझा दिया कि आज क्या हो रहा है और ऐसा चलता रहा तो आगे चल के क्या हो सकता है। तो बेटा इन्होंने रिवेट, पेंच, स्क्रू या सामान्य जाति के लिए कहा बेटा। यहां जो पंख है वो कुंजशिला जाति है। तो अब तक की सारी बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई, क्या क्या समझाया है? चलिए बेटा यहां तक आप नोट कीजिए तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को तो प्रतिरोध कहते हैं, रेजिलियंस प्रत्यास्था। हाँ, प्रत्यास्था क्या इलास्टिसिटी होती है? हाँ, लगभग वैसा ही शब्द है। डॉक्टर सुग्रीव बहुत वार्तालाप करते हैं। बच्चों से आपस में बतियाते रहते हैं। जिस पारितंत्र में जातियों की संख्या कम है वहां जैव विविधता भी कम है। ऐसे पारितंत्र का खाद्य जाल सरल होता है और खाद्य जाल जितना सरल होगा वो कम स्थायी होगा बेटा। जैसे आर्कटिक टुंड्रा, टुंड्रा वो इलाके हैं जो बर्फ से ढके होते हैं बेटा। यहाँ के खाद्य जाल सरल है क्योंकि विविधता बहुत कम है, और अगर ऐसा है तो ये कम स्थायी माने जाते हैं। यहाँ पर इनको आप डेलिकेट और फ्रेजाइल भी कहते हो। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो जल्दी से टूट जाए। तो यहाँ पर जैसे ही बर्फ गिरती है, ज़्यादा बर्फ गिरती है, पादप तो छोटे छोटे तो होते ढक जाते हैं, खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। फिर ऐसे समय में यहाँ के जंतुओं को ऊपर वाले ने हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता का अनुकूलन दिया है। वो विंटर स्लीप मतलब सो जाते हैं, अगर ऐसा छुप के सो जाते हैं तो यहाँ पर ये इनके लिए अनुकूलन होता है, शीत निष्क्रियता वाला। बच्चों आप बोर्ड पे देखेंगे सब ध्यान से। मैंने आपको यहाँ पर 2 पारितंत्र के नाम लिखे। पहला पारितंत्र उष्ण कटिबंध वर्षावन, विविधता कम या ज्यादा, स्थायित्व कम या ज्यादा। मैंने दूसरा नाम लिखा आर्कटिक टुंड्रा, यहाँ का स्थायित्व दोनों है तो प्राकृतिक पारितंत्र। लेकिन नाम सुन के आप समझ गए कि कहाँ की विविधता ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा, और कहाँ की विविधता कम तो स्थायित्व कम। लेकिन अगर नाम ना दिया जाए तो आपके लिए तो प्राकृतिक पारितंत्र ही ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र जटिल खाद्य जाल बनाते हैं और ये अधिक स्थायी माने जाते हैं बेटा। आप अगर नाम नहीं दिया तो आपके लिए तो यही है। जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं, कृत्रिम पारितंत्र सरल खाद्य जाल बनाते हैं, या फिर कह दीजिए खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, और यहाँ कम स्थायी माने जाते हैं, लेस स्टेबल। खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, ओहो, आज तो हमने कहा था कि खाद्य श्रृंखला का तो स्थायित्व ही नहीं है। जब उसे मानव सहयोग, मानव सपोर्ट मिलता है तब खाद्य जल श्रृंखला एग्जिस्ट करती है, वरना प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एग्जिस्ट नहीं करती। कथन आ रहा है, सही गलत बताओ। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, मना कर देना साहब। लेकिन अगर कहा जाए प्रकृति में मानव सहयोग से खाद्य श्रृंखला एग्जिस्ट करती है
बिल्कुल करती है। तो यहाँ खाद्य श्रृंखला का एग्जिस्टेंस मानव सहयोग से हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो ये कंप्लीट हो गया खाद्य जाल। इतनी ही बातें जाननी है बेटा, तो यहाँ पर तुरंत नोट कर लो ये वाला भी। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। एसी का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दो बेटा, 1 डिग्री तापमान बढ़ा दो बेटा। नहीं, ठंडक तो हो रही है, हो रही है। क्या 22 हो रहा है कि 23 हो रहा है? 24 कर दो बेटा, 24 कर दो। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, ठंडक तो हो रही है बहुत। हाँ, होम्योस्टेसिस की परिभाषा भी अगर चाहो तो लिख सकते हैं आप, नीचे लिख लीजिए अलग से। होम्योस्टेसिस मतलब कि सम स्थितिकता। होम्योस्टेसिस पारितंत्र का स्वनियमन या स्वनियंत्रण, जिससे वो परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। वही होम्योस्टेसिस कहलाता है। पारितंत्र का स्वनियमन या स्वनियंत्रण, जिससे वो परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। मतलब बीच में से अगर क्यू मर गया तो आर ने परिवर्तन का प्रतिरोध किया, किसी और को खा के काम चलाया। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम दैट रेजिस्ट चेंज, परिवर्तन का प्रतिरोध किया है, उसी को बेटा आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। और अब एक बहुत ही सरल सिंपल टॉपिक आ रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, मतलब कि पारिस्थितिकी पिरामिड। चलिए देखते हैं। मोबाइल फोन साइलेंट पे कर लीजिए बेटा, अलार्म बजाए अब। बहुत बढ़िया। पारिस्थितिकी स्तूप या पिरामिड, बहुत आसान सरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा। इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से पुकारते हैं। इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, ध्यान से। चार्ल्स एल्टन नाम के एक वैज्ञानिक, देखो पहले इधर, चार्ल्स एल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में आने वाले कुछ मापदंड, जैसे संख्या, जीवभार, ऊर्जा, इनको लेके कुछ ग्राफ बनाए थे। मतलब हम प्रथम पोषक स्तर से चतुर्थ पोषक स्तर पे जा रहे हैं, तो संख्या कम हो रही है कि ज्यादा, ऊर्जा कम हो रही है कि ज्यादा, जीवभार कम हो रहा है कि ज्यादा, इनको लेके कुछ ग्राफ बनाए थे। यही ग्राफ पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम से पुकारे जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर ग्राफ और पिरामिड ऐसे कैसे? अरे उन ग्राफ का शेप पिरामिड के समान आ रहा था, इसलिए उनको आप पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से ही पुकारेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, ये तो है ही, एक और लगी हुई है, एक और है बेटा, और उस पे सबसे नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक, पीपी।
प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, सेकेंडरी कंज्यूमर एससी, टॉप कंज्यूमर टीसी। समझ पा रहे हैं क्या आप कि हिंदी शब्द बोलने पड़ेंगे? सब समझ गए बेटा? पीपी, पीसी, एससी, टीसी। तो जब हम पीपी से टीसी पे जाएंगे तो मान लीजिए संख्या या तो ज्यादा से कम होगी या कम से। अगर ज्यादा से कम हो रहा है तो पीपी ब्रॉड है और टीसी नैरो है। शेप बोलो पिरामिड का है। या फिर हो सकता है कि कम से ज्यादा हो। अगर कम से ज्यादा होगा तो पीपी नैरो है, टीसी ब्रॉड है। अगर ऐसा है तो उल्टा पिरामिड है। दोनों तरफ पिरामिड का ही शेप आ रहा है, इसलिए इसको आप किस नाम से पुकार रहे हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम से पुकार रहे हैं। तो यहां अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो आप कह दीजिए कि एक प्रकार का ये ग्राफिकीय प्रदर्शन है बेटा। तो यहां पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में, पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में आने वाले कुछ मापदंड, कुछ मापदंड जैसे संख्या, ऊर्जा एवं जीवभार का ग्राफीय प्रदर्शन, यही कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। इनको आप एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी पुकारते हो। एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं बेटा, क्योंकि चार्ल्स एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने बनाए थे, तो इसलिए इनका नाम एल्टोनियन पिरामिड भी रखा गया है। आज हमने किसी का नाम लिया है चार्ल्स एल्टन, तो जो उन्होंने किया वही करना है। हो सकता है कि कुछ बात आपको उनकी अच्छी ना लगे तो कह देना उनकी कमी है, लेकिन करना तो वही पड़ेगा जो उन्होंने किया है। जैसे पहली बात तो हमें ये अच्छी नहीं लगी कि खाद्य श्रृंखला लेकर, खाद्य श्रृंखला लेके पिरामिड बनाए हैं। खाद्य श्रृंखला में तो प्रकृति में मिलती नहीं है, लेकिन क्या करें, करना तो वही पड़ेगा जो उन्होंने किया, क्योंकि आज हमने किसी का नाम ले लिया। सही है बेटा? जैसे आप लीनियस का नाम लेते हैं तो द्विजगत प्रणाली आती है, पादप और जंतु जगत। फिर आप कहेंगे ये क्या किया? दो ही जगत थोड़ी होते हैं, जगत तो और भी होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कुछ भी कह लो। लीनियस का नाम आएगा तो वही दो जगत बनेंगे, क्योंकि आपने किसी का। अगर ऐसा है तो यहां भी चार्ल्स एल्टन का नाम लेके पढ़ रहे हैं तो वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। चलिए तो फिर एक खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं, और खाद्य श्रृंखला वही एक सरल खाद्य श्रृंखला जिसमें कि घास, जिसमें कि खरगोश, जिसमें कि भेड़िया, जिसमें कि शेर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। यहां पर ये रहा T1, T2, T3, T4। बच्चों यहाँ पर मुझे जल्दी से बताओ कि आपने कौन कौन से मापदंड को लिया है? संख्या, ऊर्जा, जीवभार। अरे यही लिया है क्या? तो फिर जल्दी से बताइए। संख्या अगर देखें तो मान लीजिए 10 लाख घास, 10 लाख घास, 100 खरगोश, 10 भेड़िए, 1 लॉयन। संख्या में 10% नियम एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। शुरू से देखो। ऊर्जा में 10% नियम एप्लीकेबल है। 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी। बेटा जीवभार ताजा और शुष्क दोनों होता है, कौन ज्यादा अच्छा है? क्यों अच्छा है? क्योंकि ये नियत कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन आ गया, चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड में कौन से मापदंड को नहीं लिया? संख्या, ऊर्जा, ताजा भार, शुष्क भार। ताजा भार, क्योंकि वो क्या लिया करते थे? शुष्क भार। और शुष्क भार के हिसाब से देखे तो मान लीजिए 120 किलो की घास है, उस पे 80 किलो का खरगोश है,
अरे एक नहीं, पूरा T2, पूरा पोषक स्तर देख रहे हैं। एक खरगोश, वो भी सूख के 80 किलो, ऐसे कैसे? यहाँ पर भेड़िया 60 किलो का है बेटा, और 20 किलो का शेर है बेटा। बेटा सूख के 20 किलो रह गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने शुष्क भार ले लिए हैं। जब आप पिरामिड बनाएंगे तो पिरामिड का शेप या तो ऐसा, या तो ऐसा, ऐसे बनता है ना। यहाँ पर अगर इस प्रकार का शेप आ रहा है तो इसे आप सीधा या फिर अपराइट पिरामिड के नाम से पुकारते हैं। और अगर ऐसा आया तो इसे उल्टा या फिर इन्वर्टेड, बेटा डाउन राइट कोई शब्द नहीं होता है, इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से पुकारते हैं। तो ये अपराइट है और ये कैसा है? चाहे अपराइट, चाहे अपराइट, चाहे इन्वर्टेड, याद रखना पीपी हमेशा सबसे नीचे ही रहेगा। पीपी सबसे नीचे ही रहेगा। आज सब बच्चों को ये कह देना है कि पीपी को बेस पर रखना है। पीपी को अरे बेस पे रखना है। पीपी नीचे ही रहेगा। फिर उसके बाद में सीक्वेंस बन जाएगी बेटा यहाँ पर पीपी, पीसी, एससी, टीसी, पीपी, पीसी, एससी, टीसी। गजब। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप T1 से T4 बेटा, T1 से T4, ज़्यादा मौका नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पिरामिड का शेप अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो फिर बोर्ड पे देखो, जल्दी बताओ। घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला आपके सामने है, जल्दी बताइए संख्या का पिरामिड अपराइट या इन्वर्टेड? क्यों अपराइट? पीपी की संख्या ज्यादा है तो पीपी ब्रॉड है और टीसी नैरो है। जल्दी बताओ ऊर्जा का पिरामिड अपराइट, सीधा। अरे बताइए जीवभार का पिरामिड अपराइट। घास स्थल के सारे पिरामिड अपराइट। अरे सही बात है। कहाँ इन्वर्टेड होंगे, कहाँ उल्टे होंगे, अभी देखेंगे हम। लेकिन अब तक इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है। लेकिन लिखने से पहले एक बात सुनो, जब भी पिरामिड का प्रश्न आए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना कि पिरामिड पूछा किसका है। संख्या, ऊर्जा, जीव। पिरामिड 3 तरह के होते हैं। लास्ट में बच्चों को केवल पिरामिड ही याद रहता है, वो संख्या ऊर्जा सब भूल जाते हैं। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, संख्या, ऊर्जा, जीव। पहले प्रश्न की लैंग्वेज में कंफर्म कर लो कि पिरामिड पूछा किसका है। फिर उसके बाद दूसरी बात तो कंफर्म हो चुकी है, दूसरी बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि पीपी को बेस पे रखना है, वो तो कंफर्म हो चुका है। शेप सीधा होगा कि उल्टा अपने आप आ जाएगा। तो 2 बातें समझ पा रहे बेटा अच्छे से? तुरंत देखते हैं, एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं फिर। हाँ तो अरे बिखेर बिखेर के लिख रहा है। चलते हैं तो फिर सबसे पहले संख्या का पिरामिड। हो गया? तो प्रश्न की लैंग्वेज में पहले कंफर्म करना है कि पिरामिड पूछा किसका है। दूसरी बात कंफर्म हो चुकी है कि पीपी सबसे नीचे ही आएगा और फिर अपने आप ही उसका शेप मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल, आसान है, बहुत ही आसान। अब आप ही बताते चलिएगा कौन सा पिरामिड कैसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम और अब आते हैं सबसे पहले संख्या के पिरामिड। और संख्या के पिरामिड को अगर देखें तो सबसे पहले बेटा वहीं चलते हैं घास स्थल में।
घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला भी अभी आप लोगों ने लिख ली है। वही बेटा, वही सब कुछ। खरगोश बहुत खा रहा है, बार बार आ जाता है खाने। यहां पर क्योंकि संख्या का मामला है तो हमने यही कहा कि 10 लाख, 100, 10, 1 और पिरामिड का शेप सीधा हो रहा है। अपराइट पिरामिड तैयार हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखो आप, 10 लाख, 100, 10, 1, ये रहा पीपी, पीसी, एससी, टीसी, ये रहा T1, T2, T3, T4, ये देख सकते हैं। ऐसे बनाओ तो भी सही, लेकिन आपकी एनसीईआरटी तो ऐसे बना रही है। यहां पर 10 लाख, 100, 10, 1, पीपी, पीसी, एससी, टीसी, T1, T2, T3, T4 ऐसे बनाती है एनसीईआरटी। कोई बात नहीं, ये भी सही वो भी सही, लेकिन वो ज्यादा सही एनसीईआरटी। ध्यान दीजिए, जब भी आप इस प्रकार का पिरामिड बनाएंगे तो पता है ये एक ब्लॉक बेटा एक बार कहलाता है, ये वाला बार कहते हैं। इस बार में आप याद रखना कि आप इस वाली विड्थ पे ना जाएं, ये वाली विड्थ चौड़ाई ना देखें, आप ऐसे देखो, ऐसे लंबाई कितना ब्रॉड कितना नैरो। ऐसा मैंने इसके लिए कहा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां है तो सबसे नैरो क्योंकि नंबर सबसे कम है। ये तो ऊपर इसलिए शेप बढ़ा दिया क्योंकि पिरामिड का शेप देना है, इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। बाकी है यहां पर सबसे कम क्योंकि नंबर 1 ही है। बेटा आज मैंने यहां पर 10 लाख घास पे एक उच्च उपभोक्ता को रखा। ये जो डेटा, ये जो आंकड़े मैं लिखता हूं, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूं। इन आंकड़ों को लेके कोई भी बालक या बालिका सीरियस ना हो जाए। हाँ, इस बात को लेके सीरियस हो जाना कि घास सबसे ज्यादा ही होगी और शेर सबसे कम ही होगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी लिखती है कि 60 लाख 6 मिलियन घास पे केवल 3 उच्च उपभोक्ता हो सकते हैं। अगर कभी प्रश्न आता है कि 60 लाख घास पे कितने उच्च उपभोक्ता, आंसर 3 होगा। फिर ये मत कहना कि इसकी क्या कैलकुलेशन क्या गणना है, कुछ नहीं, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तुरंत चलते हैं बेटा, देख ही लेते हैं हम। पहुंच गए, आ जाओ एनसीईआरटी, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी। ये रहा पहला पिरामिड। इसके नीचे देखो आप, एक घास के मैदान की पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड। लगभग 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित पारिस्थितिक तंत्र में समर्थित केवल 3 मांसाहारी जीव हैं। अंडरलाइन कर लेंगे आप। अगर कभी आता है कि 6 मिलियन पर कितने मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, तो 3 ही होंगे। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, ये एनसीईआरटी। आराम से बेटा, आराम से, सारी बोतलें एक जगह जमा करा दो। हाँ, अब आता है आगे। तो ये तो है घास स्थल। आ जाइए वृक्ष पारितंत्र पे चलते हैं। और जैसे ही वृक्ष पारितंत्र का आता है उदाहरण, तुरंत यहां पर आप देख सकते हैं कि वृक्ष है, वही परजीवी खाद्य श्रृंखला, पक्षी है,
और उनके ऊपर छोटे छोटे चिंचिड़ियां परजीवी लगे हुए हैं, टिक्स लगे हुए हैं। अरे इधर बोर्ड पे देखो क्या लिखा आपने, अगर वृक्ष पारितंत्र लिखा है तो वृक्ष की संख्या एक होगी, एक से अधिक वृक्ष है तो फिर वो वन लिखेगा। वन मतलब ये वाला वन, एक से अधिक है तो वन लिखेगा, मतलब समझ रहे हो ना आप? मतलब जंगल, फॉरेस्ट, ये वन लिखेगा। यहां पर अभी तो वृक्ष लिखा है तो यहां पर ये देखिए आप, वन मतलब एक। उसके ऊपर मान लीजिए 100 पक्षी है, एक पे 10 तो 1000 परजीवी लगे हुए हैं। बताइए यहां पर ये पारितंत्र सीधा या उल्टा? क्यों उल्टा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 1000 नीचे रख के शुरू हो जाए। कह दिया ना आपसे पीपी को, अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप ये पारितंत्र इसी तरह से बेटा उल्टा पिरामिड यहाँ पर बन रहा है। आपको पारितंत्र की, इकोसिस्टम की डीपीपी, डीपीपी 5, डीपीपी 6 है। देखिए मेरे को देना एक उधर, उनके वो भैया ला रहे होंगे ना, एक और बाहर आ तो गया, अभी ब्रेक में ले आना बेटा। यहीं पर एक नोट चिपका देना भाई, सब बच्चे अपने अपनी श्रद्धा से बेटा। परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला संख्या पिरामिड। हमेशा उल्टे। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड हमेशा उल्टे। हो गया ये पेज? सारे मॉड्यूल आ जाएंगे बेटा आपके पास। अच्छा, होम्योस्टेसिस वाली, होम्योस्टेसिस वाली स्लाइड देख लो एक बार। हाँ बेटा, हो जाता है कभी, कोई ऐसा नहीं, चिपक जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। नहीं, ये भी जरूरी है, होना चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब आता है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला। पादप प्लवक, जंतु प्लवक, जपला, छोमा, बमा, बमा। क्या कह रहा है ये? हाँ, बहुत बढ़िया। डीपीपी वाली लड़ाई होके अच्छा हुआ। तो यहाँ बेटा बर्मा, बहुत बर्मा, क्योंकि वो शार्क है बेटा।
तो यहाँ अगर मामला संख्या का है तो पादप प्लवक संख्या में बहुत अधिक होते हैं। जंतु प्लवक 5 लाख, 3 लाख, 8,000 और बम तो बहुत बम 3। बताइए उल्टा या सीधा? सीधा। सीधा पिरामिड बन रहा है। 5 लाख, 3, 8, 3, पीपी, पीसी, एससी, टीसी, T1, T2, T3, T4, T4। बहुत बढ़िया। अब आता है वृक्ष प्रभावी पारितंत्र। वृक्ष प्रभावी वन पारितंत्र। वन है लेकिन वृक्ष प्रभावी है, मतलब वृक्ष की खाद्य श्रृंखला चल रही है। अगर ऐसा है तो यहां पर वही वृक्ष, पक्षी और वही बेटा यहां परजीवी। अब इस बार मैं वृक्ष की संख्या 1 नहीं 100 लिखूंगा, क्योंकि वन है। और अगर ऐसा है तो 1,000 पक्षी तो 10 लाख परजीवी। और यहां आप देख सकते हैं कि वही उल्टा पिरामिड बन रहा है। सो 1,000, 10 लाख। दो 2012 में क्वेश्चन आया था। संख्या का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। कहां? आपके विकल्प है घास स्थल, आपके विकल्प में तालाब, विकल्प में है झील और विकल्प में है वन। और वन को कौन सा वन मानना है? वृक्ष प्रभावी वन। वृक्ष की खाद्य श्रृंखला चल रही है। आप पिरामिड में लिखो तो नीचे से ऊपर लिखा करो, ताकि सीक्वेंस वही जमेगी हाथों से कि हाँ पीपी से ऊपर जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हिरण वृक्ष पे नहीं खा सकते। हमने वृक्ष प्रभावी लिखा ना, तो वृक्ष की ही खाद्य श्रृंखला लेना है। अब वन में हिरण खाएंगे तो घास वाली लेनी पड़ेगी फिर। हाँ जिराफ ले सकते हैं, तो भी संख्या कम ही होगी उनके आगे। जिराफ की संख्या पेड़ों से ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि संख्या का पिरामिड है बेटा। हो गया था? नोट कर लिया भाई सब बच्चों ने?
तुरंत बेटा तुरंत। अब एक खाद्य श्रृंखला मैं लिखता हूं, पिरामिड आप बनाओ। वृक्ष, कीट, कीटाहारी पक्षी, छोटे पक्षी और बड़े पक्षी जो छोटे को खा रहे हैं। संख्या खुद लिखो और पिरामिड बनाओ। एक नया ही शेप आ रहा है। वृक्ष कैसा? एक, उस पे 500 कीट, 10 छोटे और 2 बड़े। ठीक बात है। अगर ऐसा है तो ये 500 कीट, ये देखिए आप 500 कीट, एक वृक्ष ये रहा, 10 ये और 2 ये रहे, एक से बड़े 2। यहां 1, 500, 10, 2। अगर ऐसा है तो पीपी, पीसी, एससी, टीसी, T1, T2, T3, T4। एक नया ही शेप आ गया बेटा, तरकू, स्पिंडल। ये देखिए आप, इसे आप यहां तरकू रूपी स्पिंडल शेप के नाम से पुकारते हैं। जब इस प्रकार के, लिखना बंद कीजिए, जब इस प्रकार के पिरामिड को बनाने की बातें आपके एनसीईआरटी करती है तो कह रही है कि ये उस सामान्यकरण का अपवाद है। सामान्यकरण क्या? चार्ल्स एल्टन की बात। चार्ल्स एल्टन कहा करते थे कि पिरामिड का शेप या तो सीधा, लेकिन हमने कहा कि शेप नया भी हो सकता है, तो ये तो उस बात का अपवाद हो गया। लेकिन बेटा चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे, हम भी सही हैं। आप कहें कि वो गलत नहीं थे, हम भी सही है, ये क्या मतलब है? आओ समझते हैं। चार्ल्स एल्टन एक बार में एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला लेते थे, या तो परभक्षी या तो परजीवी। हमने तो दोनों खाद्य श्रृंखलाओं को मिला दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर पेन से नीचे देखो, वृक्ष पे कीट परजीवी है, उल्टा पिरामिड आ रहा है। पेन से नीचे नीचे देखना है बस, उल्टा पिरामिड आ रहा है। पेन से ऊपर देखो, छोटे पक्षी खा रहे हैं, बड़े पक्षी खा रहे हैं। खा रहे हैं मतलब परभक्षण। पेन से ऊपर देखो, सीधा पिरामिड आ रहा है। नीचे क्या है? उल्टा। ऊपर क्या है? सीधा। ये क्या है? उल्टा। ये क्या है? दोनों मिला दें तो क्या है? तरकू। समझ पा रहे हैं क्या आप? चार्ल्स एल्टन गलत नहीं थे, हम भी सही है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्रकृति में सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिली हुई है। अरे अरे, अगर ऐसा है तो इस प्रकार के पिरामिड की चर्चा कहाँ आपके एनसीईआरटी करते हैं? चलो जल्दी जल्दी चलते हैं एनसीईआरटी पे। पहुंचो, पहुंच गए आप लोग? ऐसे कैसे बेटा, इतना जल्दी नहीं हो सकता। इधर इस व्यापीकरण में कुछ अपवाद है, सामान्यकरण या व्यापीकरण जो भी कहिए। यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है? बोलो।
उल्टा। अभी तो कीट ही बैठे हैं, कहां तर्कु हो गया। उल्टा लिखो वहां। कहां लिखना है उल्टा? यहां, यहां। अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें। इसके साथ ही कीट भक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब प्राप्त आंकड़ों पर चित्र बनाएं। यह है तर्कु। अब कुल चित्र तर्कु आ रहा है। समझ पा रहे बेटा आप? तो यहां अब आपको यही पैराग्राफ हम समझ रहे थे जो अभी अभी आपको बताया था। और यहां इसके ऊपर 2012 में क्वेश्चन भी आया था। आपको क्वेश्चन क्या पूछा 2012 में सुनेंगे। लिखा था कि संख्या का पिरामिड आपको दिया गया है, एक काल्पनिक पिरामिड है, इसे देखकर आप क्या समझते हैं। मतलब पिरामिड को देखकर आप क्या समझते हैं, विकल्प देखो फिर समझो कि ये क्या हो सकता है। आपको लिखा, पहला विकल्प लिखा है कि यहां पर पीपल ट्री है, पीपल वृक्ष है, और दूसरा लिखा SC भेड़ है। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? दो बातें हैं, एक तो भेड़ पेड़ नहीं खाती, और दूसरी बात भेड़ SC मतलब कि मांसाहारी नहीं होती, तो यहां पर ये नहीं चलेगा। सही है। दूसरा यहां पर आता है कि PC चूहे हैं और SC बिल्लियां हैं। ये मामला तो सही लग रहा है कि 500 चूहों को 10 बिल्लियां खा सकती है। मामला तो ठीक है, लेकिन फिर ये भी तो देखो, एक क्या होगा। अगर मैं 500 चूहे मान लूं तो एक क्या मानूं? बहुत ही बढ़िया, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। क्या पीपी पे कुत्ता आ सकता है? नहीं बेटा। क्या 500 चूहे एक पेड़ पे खाते हैं? अगर मैं पेड़ मान लूं उसको, तो चूहे पेड़ पे रहते हैं क्या? वो भी नहीं हो सकता। तो दूसरा विकल्प भी गलत है बेटा, गलत है। तीसरा आता है यहां पर PC कीट और SC कीटाहारी पक्षी। ये आपका आंसर है। सही है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि आपको एक काल्पनिक पिरामिड दिया गया है और काल्पनिक पिरामिड को देखकर, संख्या का पिरामिड है, इसे देख के आप क्या समझते हैं, तो आपको ये विकल्प दिए गए हैं। और यहाँ एक और ऑप्शन आपके पास, PP पादप प्लवक हो ही नहीं सकता। एक पादप प्लवक पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बेटा आपसे पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर संख्या के पिरामिड कंप्लीट हो गए हैं, और अब आते हैं ऊर्जा के पिरामिड, जिनकी चर्चा करेंगे हम। आज के लिए इतना ही ठीक है। जाओ। सही है। हाँ जी, चलो बेटा, थैंक यू। आज ही DPP सॉल्व करके आइएगा, अगले लेक्चर में लेके आइएगा। चलो बेटा, थैंक यू।